हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। तो देखिए आज डेट है 26 फरवरी। तो चलिए देखना शुरू करते हैं 26 फरवरी के क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है द हिंदू में। सबसे पहली चीज़ अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान ने अभी एग्री किया है कि वो जो 2003 का सीज़ फायर था उसको अडियर करेंगे, यानी वो जो 2003 में सीज़ फायर का अग्रीमेंट बना था उसको फॉलो करने की बात की जा रही है। तो पाकिस्तान कॉल इट अ विन इंडिया से नो चेंज इन द पोजीशन। ठीक है, तो भारत का कहना है कि ये तो पहले से ही ऐसा होता रहा है कि ये दिखावटी जो चेहरा है पाकिस्तान अपना हर बार दिखाता है कि शांति की बात करता है लेकिन फिर पीठ में खंजर घोंपता है। तो ये पीस अटैक ऐसा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी समय से चलता आ रहा है। तो इस समय भी देखने वाली बात होगी कि कैसा रहेगा प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। क्या पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधारेगा या उसी तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जो OTT कंटेंट है वो उसको मॉनिटर करने वाले हैं। OTT क्या है? ओवर द टॉप। ठीक है, जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसको हम OTT कहते हैं। तो यहाँ पर दरअसल अभी काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि इसको रेगुलेशन की कमी है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जैसा भी कंटेंट आता है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे वहाँ पे दिखा दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर भी रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है क्योंकि आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे। तो ये बात बोली जा रही है कि 3 टायर मैकेनिज्म टू एड्रेस दी प्लांट अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म। तो 3 टायर मैकेनिज्म बनाने की बात की जा रही है ताकि हम एक बेहतर कंटेंट दे सकें और कुछ भी गलत चीज़ हम सोसाइटी में ना फैलाएं। ठीक है, तो इसका नाम बताया जा रहा है कि अंडर द एम्बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ठीक है, तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड इसका नाम है, ये रूल है। ठीक है, यानी जो मीडिया है उसमें एथिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी दिखा रहा है वो। ठीक है, तो ओवर दी टॉप प्लेटफॉर्म को अभी रेगुलेट करने की बात की जा रही है। हमारी मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी हैं, तो वो सब इसको देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, टाइटर नॉर्म्स टू इन प्लेस फॉर सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के लिए भी टाइटर नॉर्म्स लाने की बात की जा रही है। आइडेंटिफाई द ओरिजिनेटर ऑफ द अनलॉफुल मैसेज। तो जो अनलॉफुल मैसेजेस भेजेंगे, ठीक है, तो उनके ओरिजिनेटर कौन है, कहाँ से ये शुरू हो रहा है, उसके ऊपर भी नज़र रखने की बात की जा रही है ताकि हम पता लगा सकें कि चीज़ें शुरू कहाँ से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अभी कोर्ट ने कहा है कि जो नीरव मोदी है उसका एक्स्ट्रेडिशन हो सकता है। ठीक है, तो नीरव मोदी जो आप कह सकते हो कि NPA का फ्रॉड करके पंजाब नेशनल बैंक का भागे हुए हैं, UK में वो अभी सिचुएटेड है, तो वहाँ का केस चल रहा था वहाँ की कोर्ट में। ठीक है, तो अभी कोर्ट ने कहा है कि इनको एक्स्ट्राडिशन किया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लाए जाते हैं। अभी उनके पास एक आध चांस और रहेगा कि वो अपनी अपील लगा सके वहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं कि इनको थोड़ी टाइम की रिलीफ मिलती है या फिर अभी एक्स्ट्राडिट किया जाता है। अब यहाँ पर वैक्सीन की हम बात करते हैं, तो जितने भी 45+ लोग हैं, ठीक है, और जो एल्डरली हैं उनको भी वैक्सीनेट करने की बात की जा रही है और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा कोरोना के लिए भी वैक्सीन बनी है, कौन सी 2 वैक्सीन बनी है, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन। कोविडशील्ड किसने बनाई है? SII ने। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। और कोवैक्सीन किसने बनाया है? भारत बायोटेक हैदराबाद कंपनी है, उसने बनाया है। तो अभी जो वैक्सीन है उसका रोल आउट शुरू हो चुका है, और जो एल्डरली है और जिसको कोमॉर्बिडिटीज़ है यानी जो ज़्यादा प्रोन है डिजीज़ को, हम उसको पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं कि पहले उसको वैक्सीनेट किया जाए। और जो कोविन एप्लीकेशन है, कोविन जो प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीन दी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर है। कोविन क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हमें रजिस्टर करना होता है वैक्सीन से पहले। अब यहाँ देखिए, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो मुकेश अंबानी का घर है उसके बाहर एक इटालियन कार मिली थी जिसके अंदर एक एक्सप्लोसिव देखने को मिला था। तो उसके बाद से उनके घर की सुरक्षा काफ़ी बढ़ गई है। और महाराष्ट्र में बजट सेशन चालू हो रहा है, और महाराष्ट्र में देखिए जो कोविड के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 60,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, ये आर्टिकल बात कर रहा है, वैसे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ऐसा आर्टिकल छोड़ देना चाहिए, लेकिन इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारे सोसाइटी में जो वुमेन है उसकी क्या कंडीशन है। जहाँ हम कहते हैं कि जो 50% वुमेन है हमारे वर्ल्ड की और 50% मेल है, तो वहाँ पर इस 50% पॉपुलेशन को इतनी बुरी तरीके से क्यों ट्रीट किया जाता है। खास करके अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में तो फीमेल्स की हालत और भी ख़राब है, उनको और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो बहुत से डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलते हैं, वर्क जो लाइफ होती है उनकी वो भी नहीं सही चलती, प्रोफेशनल हरासमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वेजेस में कोई इक्वेलिटी नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स उनको देखनी पड़ती हैं। चलिए आगे देखें, तो यहाँ पर देखिए एक एक्स सर्विसमैन थे जिनको पकड़ा गया अभी। वो 2.5 करोड़ का फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को ठग रहे थे, मतलब झूठी फाइन जो हाउसिंग फर्म्स होती है
झूठे झूठे प्रोजेक्ट दिखा के उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए का धोखा दिया था। तो ऐसे ऐसे एक्स सर्विस मैन भी है, तो ये सब एथिक्स दिखा रहे हैं कि आप कितने भी अच्छे प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में काम करिए, लेकिन आपकी एथिक्स अगर सही नहीं होगी तो आप एक ना एक दिन पकड़े ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए एथिक्स के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आज का अगर हम एडिटोरियल देखें तो देखिए, पहला आर्टिकल बात कर रहा हूँ वैक्सीन इनिक्विटीज़ के बारे में, तो ये वैक्सीन से रिलेटेड आर्टिकल है, इसको देखेंगे। ये वाला आर्टिकल बात कर रहे हैं सिंगल पार्टी डोमिनेंस में। अगर किसी डेमोक्रेसी में सिंगल पार्टी रूल हो, सिंगल पार्टी का ही वर्चस्व चले, तो वो डेमोक्रेसी कैसी होगी, वहाँ पर कैसी चीज़ें चलेंगी, तो उसके बारे में ये आर्टिकल है, तो इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। और सेकंड आर्टिकल आया है ये वाला जुडिशियल ब्लो के बारे में, जो नेपाल में अभी इंसिडेंट चल रहा है, जो वहाँ पर चीज़ें चल रही है, ठीक है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो उसको देखेंगे। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। चलिए तो देखना शुरू करते हैं। देखिए, वैक्सीन इनिक्विटीज़ की बात करें तो गवर्नमेंट ने कंसीडर करने की बात की है, जितने भी 45+ के लोग हैं, जितने भी एल्डरली हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जूझ रहे हैं, तो उनको पहले वैक्सीनेट करने की बात की जा रही है, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया 1 मार्च से चालू कर देंगे। 10,000 से ज़्यादा गवर्नमेंट साइड है, ठीक है। जो 60 साल के बुजुर्ग हैं या फिर 45 साल से ज़्यादा है लेकिन कोमॉर्बिडिटीज़ है, ठीक है, तो उनको हम पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ऐसे 270 मिलियन पीपल हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, ठीक है। अगर ये प्रोग्राम हम चालू करें तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम ये हो सकता है वैक्सीनेट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है भारत में, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। 2.4 हिस्सा इसके पास ज़मीन का है, लेकिन 17.5 यानी 17.5 से लेकर 18% तक पॉपुलेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेके चलना है, और जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको किस तरीके से कवर करना है, पहले प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। 35% बिगिनिंग द सेकंड फेज ऑफ द प्रोग्राम कुड इंक्रीज द परसेंटेज, ठीक है। तो पहले 35% तक करेंगे, फिर धीरे धीरे जब हमें प्रोग्रेस दिखेगी कि हाँ हम सही से काम कर पा रहे हैं, फिर हम और परसेंटेज बढ़ाएंगे। यहाँ पर बात की जा रही है कोविन प्लेटफॉर्म की। कोविन प्लेटफॉर्म क्या है, यहीं पे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही हमें वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे भी ग्लिचेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्निकल फॉल्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो डिक्लाइन इन द केसेस आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर लो अपटेक, ठीक है। हेजिटेंसी भी देखने को मिल रहा है टू अवेलेबल वैक्सीन अमंग द हेल्थ केयर वर्कर हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म एंड ऑल्सो ग्रेटर रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन कैनॉट बी ओवरलिक। तो जो मेडिकल फील्ड में है वो खुद भी हेजिटेट कर रहे हैं, जबकि उनके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है और सबसे ज़्यादा रिस्क पे भी वही है। तो ये चीज़ें भी हमें दूर करनी होगी। एल्डरली की बात करें जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जूझ रहे हैं, तो उनको तो हमें पहले ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही और बीमारियां हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें बताई जा रही हैं। 1 in the 3 एडल्ट इन इंडिया हैज़ हाइपर टेंशन। अलग अलग बीमारियों की बात बताई जा रही है कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा कॉमन है भारत में। तो डायबिटीज़ है, हाइपर टेंशन है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। 1 in 10 इन केस ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी फैली हुई हैं, और इससे अगर आपको ये रहा और फिर आपको कोविड हो गया तो सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। 21% पॉपुलेशन अबव 45 एज पर दी 2011 का जो सेंसस था उसके हिसाब से हमारा 21% जो पॉपुलेशन है वो 45+ है, ठीक है। तो हमारा भी टारगेट है कि ये 21% जो पॉपुलेशन है उसको हम पहले वैक्सीनेट करें, और हमें कोविड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करना होगा, ठीक है। 10% पीपल हैव टू ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक है कोविड शील्ड, एक है कोवैक्सीन। तो कोविड शील्ड के लिए लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, कोवैक्सीन के लिए कम प्रीफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोवैक्सीन के ट्रायल्स के उतने डाटा बाहर सामने नहीं आए, इसलिए एक हेजिटेंसी है, एक शक है लोगों के अंदर कि कोवैक्सीन सही नहीं होगी, ठीक है। इसलिए लोग कोविशील्ड को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो इससे ये भी चीज़ हमें पता चल रही है कि जिसके ज़्यादा डाटा होंगे, जिस वैक्सीन की ज़्यादा जानकारी होगी, जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ बात करें तो ये नेपाल की बात कर रहा है कि किस तरीके से जो नेपाल है वहाँ पे एक जुडिशियल ब्रो देखने को मिला है, जो केपी शर्मा ओली है उनको। दरअसल कुछ महीने पहले केपी शर्मा ओली जी ने क्या कहा था कि वो जो वहाँ की पार्लियामेंट है, लोअर हाउस है, उसको वो डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन अभी वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो लोअर हाउस को डिज़ोल्व नहीं करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक सेटबैक देखने को मिला है केपी शर्मा ओली को, ठीक है। उनका मानना था क्योंकि अभी उनके अगेंस्ट चीज़ें चल रही थी, तो उनको लग रहा था कि शायद उनकी सरकार ना बने, ठीक है। तो वो कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे। तो अभी उनको एक झटका लगा है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही है, और उनका जो पार्लियामेंट डिसॉल्व करने का फैसला था उस पर वहाँ की प्रेसिडेंट विद्या देवी सिंह भंडारी जी ने भी
सहमति अपनी दर्ज की थी, ठीक है। तो वहाँ की कौन सी पार्टी है? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, केपी शर्मा ओली की। ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं। और उसके बाद वहाँ पर दो फैक्शन अभी चल रहे हैं, एक केपी शर्मा ओली का फैक्शन है यानी ग्रुप है, दूसरा पुष्पा कुमार दाहाल और माधव कुमार दाहाल प्रचंडा, जिसे प्रचंडा प्रचंडा आप सुनते होंगे, ठीक है। ये दो फैक्शन वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे भारत में बीजेपी कांग्रेस कहते हैं हम, ठीक है, वैसे ही नेपाल में ओली और प्रचंडा ये दोनों विपक्षी हैं, आमने सामने रहते हैं। तो ये चीज़ें अभी नेपाल में देखने को मिल रही हैं। तो वहाँ पर अभी आप कह सकते हो कि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी छाई हुई है। और देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं और कैसे किसकी सरकार निकल कर सामने आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें भारत और नेपाल के रिश्तों की, तो भारत और नेपाल के रिश्तों को कहा जाता है कि हमारे बीच रोटी रोटी बेटी का नाता है, ठीक है। हम एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं, लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम उस नेपाल की हेल्प करें। लेकिन बहुत से समय पे हम देखते हैं कि नेपाल कैसे चाइना कार्ड खेलता है भारत के साथ, और चाइना के साथ खेलता है इंडिया कार्ड, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सपेक्ट भी है। और जो ओली साहब हैं वो प्रो चाइना थोड़े ज़्यादा माने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भारत और नेपाल के बीच में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो सबसे पहले आप जान लीजिए एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो भारतीय सरकार ने 1985 में, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट थी उन्होंने 1985 में अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके तहत हम क्या करते हैं कि जो हमारा 10th शेड्यूल है, ठीक है, 10th शेड्यूल में अगर हमारी किसी भी पार्टी का कोई मेंबर है, अगर वो जीत के किसी पार्टी से आ रहा है, उसके बाद वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है, तो उसको हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोविजन होता है एंटी डिफेक्शन लॉ में। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले के समय में ऐसा देखा जाता था कि लोग किसी दूसरी पार्टी से जीत के आते थे और फिर जाके किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते थे। ऐसा इससे काफ़ी करप्शन बढ़ रहा था, और जो जनता का विश्वास था उसके कहीं ना उसके ऊपर एक गलत प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि हम चुन के भेजते हैं आपको किसी पर्टिकुलर पार्टी से, और आप जाके पार्टी चेंज कर देते हो सिर्फ पैसे के लिए, या आपको एक अच्छी पोजीशन दी जा रही है, वहाँ पे कोई मिनिस्टर पोस्ट दी जा रही है, इसलिए आप वहाँ चले जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी, इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या बात की जा रही है। इट हैज़ रिड्यूस लेजिस्लेटर टू बीन अकाउंटेबल प्राइमरी टू द पार्टी एंड फेल टू प्रिजर्व द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इसकी थोड़ी सी नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात की गई है कि इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है। दरअसल देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप अपनी पार्टी से जीत के आ रहे हैं, फिर अगर आप अपनी पार्टी छोड़ना चाहते हैं, तो आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात बोली जा रही है कि क्या आपकी कोई विल नहीं है? क्योंकि अगर पार्टी आपको कहेगी कि ये पर्टिकुलर बिल पे या एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आपको पॉजिटिवली वोट देना है, तो आपको देना ही होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, आपको जो आपने इलेक्शन जीता है उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि जो लेजिस्लेटर है उसका इंडिविजुअल जो डिस्क्रिशन है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वो बंद हो जाती है, क्योंकि वो अकाउंटेबल हो जाता है पार्टी को, जबकि वो काम करना चाहता है अपने पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, अपने पर्टिकुलर लोगों के लिए, जहाँ से वो जीत के आया है, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसको उस तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। ये दरअसल पूरा वाक्य अभी निकल कर आ रहा है, जब पुडुचेरी में अभी हमें टर्मोइल देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहाँ पर एमएलए हैं जो रिज़ाइन दे रहे हैं, तो वहाँ से ये वाक्य निकल कर आ रहा है। दरअसल सीन क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उससे पहले जो वहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उनमें से जो अभी पावर में हैं उनके 3 एमएलए वहाँ से छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। तो अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके ऊपर पास हुआ है वो हार जाएंगे और उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत बार अपोजिशन के साथ मिलकर की जाती है, ताकि जो मिनिस्टर ने पोस्ट छोड़ी है, रिज़ाइन किया है, उसको फ्यूचर में चल के सामने वाली पार्टी एक अच्छी पोस्ट दे देगी, ठीक है। और बाई इलेक्शन में ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसे जो एमएलएज होते हैं वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बातें हैं कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ इस्तेमाल किया जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में। पॉजिटिव तो इसका ठीक है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना हो इसलिए इसको लाया गया था, लेकिन अभी भी इसको नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर 2/3 ऑफ द पार्टी अपनी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन का जो रूल है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें चल रही हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, वी हैव सीन मैनी ऑफ द डिफेक्टर इन द स्टेट सच एस कर्नाटका, मध्य प्रदेश बीन री इलेक्टेड इन दी बाईपोल, ठीक है। ये बाईपोल में वापस से री इलेक्ट होके आ भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही देखने को मिलता है कि इतना ये सिर्फ एक कहते हैं ना कि टाइगर विदाउट द टीथ है ये, ठीक है, कि दांत नहीं है इसके पास। ये टाइगर तो है लेकिन
फिर भी इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है, जिसमें बताया जा रहा है कि अगर किसी डेमोक्रेसी में सिर्फ एक सिंगल पार्टी है तो वहाँ पर कैसी स्थिति रहेगी। ठीक है, तो दरअसल यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरीके से हमारा अभी भारत देश है, जहाँ पर अभी हमने जो बीजेपी है उसको बहुत ज़्यादा बहुमत दे रखा है। तो आप कह सकते हो कि प्रेजेंटली हमारी डेमोक्रेसी में ये सिचुएशन देखने को मिल रही है कि एक पर्टिकुलर पार्टी की ही डोमिनेंस है। दोज हु बिलीव इन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स मस्ट एंश्योर दैट विनिंग पोल्स थ्रू एनी मीन्स कैन नेवर बी एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कि सिर्फ वोट जीतना ही हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, ना कि सिर्फ वोट जीतना हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेंस होना, जहाँ एक तरफ पॉजिटिव भी है कि वो पार्टी कुछ काम कर सकती है अपने विल के अनुसार और उसको कोई भी रोकेगा नहीं या उसके अगेंस्ट में खड़ा नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि कहीं वो पावर का ज़्यादा मिसयूज़ ना करे। ठीक है, क्योंकि मोर पावर इज़ वेरी डेंजरस। ठीक है, शेडो ओवर इलेक्शन की यहाँ पर बात की गई, किस तरीके से इलेक्शन के समय में क्या क्या चीज़ें किए जाते हैं, वायलेंस है, मनी पावर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लुभा सकें हमारे प्रति आप वोट डालिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की बात कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो जैसा कि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को एक पूरा इंटरव्यू टाइप आता है कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट में देखते हैं। तो आज बात की जा रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के बारे में। तो क्या गवर्नमेंट को ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसको रेगुलेट करना चाहिए? जो गूगल है, जो फेसबुक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ट्विटर हैं, सारी चीज़ें हैं, इनको क्या गवर्नमेंट को रेगुलेट करना चाहिए? ठीक है, ये बातें की जा रही हैं। तो पे लोकल मीडिया आउटलेट्स एंड पब्लिशर टू लिंक देयर कंटेंट इन न्यूज़ फीड। दरअसल मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में एक सिनेरियो देखने को मिला था कि वहाँ के जो मीडिया हाउसेज है, मीडिया कंपनीज है, प्रिंट मीडिया है, ठीक है, उनका ये कहना था कि जो न्यूज़ वो ढूंढ के लाते हैं, मेहनत वो करते हैं, और गूगल और एफबी वगैरह जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनका न्यूज़ सीधा शो करते हैं, और व्यूवर्स यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पर है, और वो बिना मेहनत किए ही सीधा उनकी न्यूज़ उठाकर अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाते हैं, और जो मीडिया हाउसेज हैं, ठीक है, उनको वो एक भी रुपया देते नहीं हैं। तो इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया वाले काफ़ी नाराज़ थे। तो वो कह रहे थे, इनको डिमांड कर रहे थे कि आपको पे करना होगा इसके लिए। तो काफ़ी टाइम तक ये बहस चली, और अब ऐसा बोला जा रहा है कि पे करने के लिए कंपनियां तैयार हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और ये सही भी है देखा जाए, क्योंकि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं तो आपको उनको पे तो करना चाहिए। आप कुछ भी नहीं मेहनत कर रहे हो न्यूज़ लाने में, और वो पूरी न्यूज़ ला कर आपको दे रहे हैं, तो आपको उनको कुछ हिस्सा तो देना चाहिए कि सारी तो वही कर रहे हैं, आप तो सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पे उसको शो करो ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है गूगल को 95% ऑफ द सर्च गूगल से किया जाता है। ठीक है, फेसबुक टुगेदर टेक 61% ऑफ द कंट्रीज ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो 61% ऑफ द टोटल एडवर्टाइजमेंट कहाँ होती है? फेसबुक पे होती है। तो इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी बड़ी ऑडियंस सारी आपके पास ही है। ठीक है, तो आप सिर्फ प्लेटफॉर्म आपका फेमस है, लेकिन मेहनत कौन कर रहा है, कंटेंट कौन ला रहा है, उसको भी आपको जो उसका रेवेन्यू है वो देना होगा। My fear is that we are seeing in media and politics a moral panic in which old institutions are trying to find a bogeyman on whom टू ब्लेम ऑल ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, थोड़ी पॉलिटिक्स की भी बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर सारा ब्लेम डालने की कोशिश की जाती है, और ये जो मीडिया हाउसेस हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी वजह से ही काफ़ी जो सोसाइटी के मुद्दे हैं जैसे ब्लैक लाइव मैटर्स, मी टू, ऐसे कैंपेन को आवाज़ मिलती है, सोसाइटी में जो चल रहा है उसका असली चेहरा सामने देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का अकाउंट भी ट्विटर से रिमूव करने का इंसिडेंट देखने को मिला था, उसकी भी बात बताई जा रही है कि किस तरीके से ट्विटर ने काम किया था। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है, अगर ये सोसाइटी के वेलफेयर में या सही डायरेक्शन में काम ना करें। अगर ये देखिए, अगर आज के कार्टून की बात करें तो यहाँ पर जो कोविड 1 था, यानी पहले वाला कोविड का जो था, उसकी तो दवाई लगभग लगभग हमने ढूंढ ली है, लेकिन अभी जो म्यूटेट करके आ रहे हैं, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, उनका क्या किया जाए, वो तो इससे नहीं ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और ये वाला आर्टिकल अगर हम देखें तो यहाँ पर फ्री स्पीच के बारे में बात की जा रही है। कोर्ट शुड प्री एम्प्ट असेंबली इंक्वायरी बेस्ड ऑन लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है फ्री स्पीच के बारे में। when दिल्ली असेंबली समन फेसबुक के जो हेड है यहाँ के इंडिया के, ठीक है, that have far reaching implication on federalism and separation of power and fundamental rights in the India। ठीक है,
तो यहाँ पर बोला गया अपार्ट फ्रॉम डिस्कशन अबाउट द जजेस नो अदर स्पीच इज बार्ड फॉर लेगिस्लेशन इन द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे देखें तो बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, आर सेट ऑफ राइट एंड इम्यूनिटीज दैट आर एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, द राइट टू स्पीच इन द हाउस गारंटेड टू द कॉमन्स सिंस 1689। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो बोलने की आज़ादी है, राइट टू स्पीच है, वो छीन ली जाएगी अगर ज़्यादा ही पाबंदी लगाई जाएगी हमारे पोस्ट के ऊपर, हमारी जो भी चीज़ें हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके ऊपर एक हनन हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए केरला में अभी वहाँ के जो पीएससी रैंक होल्डर थे वो अपना राइट्स के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो केरला में अभी ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है। और जो केरला में ही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एमबीबीएस की फ़ीस है उसको थोड़ा सा रीज़नेबल बनाइए। ज़्यादा फीस रखेंगे तो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और कांग्रेस इन पुडुचेरी फेल टू वर्क विद द सेंटर, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा। और अभी पुडुचेरी में हमें इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभी काफ़ी स्टेट्स में हमें इलेक्शन देखने मिलने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात बताई जा रही है। यहाँ देखिए अगर ओबिचुरीज में देखें तो पोएट विष्णु नारायण नम्बूथिरई, ठीक है, विष्णु नारायण नम्बूथिरी, ये अभी एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, इनका देहांत हो गया। ये एक ओरेटर थे, टीचर थे, पोएट थे। ठीक है, तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, विष्णु नारायण नम्बूथिरई। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तिरुवनंतपुरम केरला से। ठीक है, क्या थे? पोएट थे। अब देखिए बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात की जा रही है। बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं वो जाके बात करते हैं पर्टिकुलर कंट्री के साथ। तो अभी जो भारत और पाकिस्तान है ये मिलके काम करने के लिए बात कर रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं, सीज फायर के ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए बैक चैनल डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इमरान खान का जो एयरक्राफ्ट थी अभी उसको परमिशन दिया गया है कि वो भारतीय एयर स्पेस यूज़ करके श्रीलंका जा सकें। तो उन्होंने अभी भारतीय एयर स्पेस को यूज़ करके श्रीलंका का दौरा किया। और श्रीलंका में जाकर उन्होंने अभी बात की है सी पैक की, कि किस तरीके से वो सी पैक को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं और सी पैक के से जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो श्रीलंका है उसको कुछ आर्थिक मदद करने की भी बात की है। अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में तो रिश्ते तो काफ़ी ख़राब रहे हैं, लेकिन समय समय पे हमने उसको सुधारने की कोशिश की है। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब उन्होंने भी कोशिश की थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते सुधारें। और अभी हमने देखा था कि सार्क की मीटिंग भी बुलाई गई थी जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद तो नहीं आए थे लेकिन उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। और फिर जब कोरोना वायरस फैला था तभी भी हमने देखा कि भारत ने पहल की थी और सभी लोगों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई थी। इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि चीज़ें सही रहें। लेकिन जो टेररिज्म का इशू है पाकिस्तान की तरफ से, वो एक बहुत ही बड़ा पेचीदा इशू है जिसकी वजह से भारत काफ़ी परेशान रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो तांडव वेब सीरीज का इशू चल रहा था, ऐसे ही जो वेब सीरीज है जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म वहाँ पर कोई रेगुलेशन नहीं है इसलिए वो कुछ भी दिखा देते हैं। और फिर जो रिलीजियस सेंटिमेंट है लोगों के वो आहत हो जाते हैं और एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इससे काफ़ी हर्ट फील करता है। ठीक है, इसलिए बात की जा रही है कि किस तरीके से इनको भी रेगुलेट किया जाए। इंडिया चाइना रिव्यू स्टेटस एट दी एलएसी, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या स्टेटस है उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। तो जो हमारा इशू चल रहा था चाइना के साथ लद्दाख वाले रीजन में पैंगोंग लेक इलाके में, ठीक है, उसको भी रिव्यू किया जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल इन दी पुडुचेरी नोटिफाइड, तो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। प्रेसिडेंट रूल किस में आता है? आर्टिकल 356। और 365 क्या है? अगर प्रेसिडेंट रूल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल के हिसाब से नहीं चल रहा है, 365 यानी अगर आप सेंटर की बात नहीं मान रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं प्रेसिडेंट रूल के तहत। दो आर्टिकल आते हैं, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात की जा रही है। यहाँ पे देखें तो कोविड जो केसेस हैं वो वापस से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं 7 स्टेट्स में। जो पेंडेमिक है उसकी वजह से 375 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको पुअर हेल्थ और एजुकेशनल लॉस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट छिन गई है, उनको अपने विलेजेस की तरफ से जिस तरफ जाना पड़ा है। उन्होंने अपना जहाँ पे वो रहते थे, काम करते थे, ठीक है, वो जगह छोड़ के वो विलेजेस की तरफ लौट गए। सर्वाइवल का इशू होने लगा। ठीक है,
जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो कभी अभी कह रही है कि जो एंटी कन्वर्जन बिल है वो लेके आने वाली है कि फोर्सफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन ना हो सके लोगों का। और जो अभी इंसिडेंट उत्तराखंड में हमें देखने को मिला था कि किस तरीके से वहाँ पर एक डिज़ास्टर देखने को मिला था, उसकी बात बताई जा रही है कि जो टोल है यानी कितने लोग उससे इफ़ेक्ट हुए थे वो 71 तक जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट भी काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो कि जिससे हम पहले ही प्रेडिक्ट कर सकें या अंदाज़ा लगा सकें, तो उससे हम काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। जो एलपीजी के कॉस्ट है वो भी 25 रुपये और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि फ्यूल और पेट्रोल है उसकी जितनी कीमतें बढ़ाने की बात की जा रही हैं, तो वहीं अभी एलपीजी की भी कीमतें बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, और सेम सेक्स मैरिज की बात की जा रही है कि इसके ऊपर भी जो रूल्स है लॉज है बनाने होंगे कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके चला जाएगा। दरअसल पहले क्या होता था कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं थे, वो एक क्रिमिनल एक्ट था। लेकिन कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने इसके ऊपर फैसला दिया था और जो सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी है इसको डिक्रिमिनलाइज किया था, यानी जो सेम सेक्स मैरिज है वो अब क्रिमिनल एक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अभी कुछ भी रेगुलेशंस नहीं है या कुछ भी आप कह सकते हो कि रूल्स या लॉज नहीं है कि ये चीज़ें कैसे चलेंगी, तो उसके ऊपर अभी बात की जा रही है। और अभी वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसको लेकर सोनार बांग्ला की ड्राइव बीजेपी चला रही है वेस्ट बंगाल में। गूगल ने आस्क किया है न्यूज़पेपर को कि वो कंपनसेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत से जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, गूगल है, ऐप भी है, ये सारे लोग जितने भी डिजिटल मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया हो गया वहाँ से जो न्यूज़ उठाते हैं तो उनको उनका शेयर देने की बात कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। यहाँ देखें तो जो बिडेन की सरकार अभी वहाँ पर यूएसए में आई है तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रंप ने जितने भी इमिग्रेंट वीज़ा को बैन लगाया था वो उसको रिवोक कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। यानी अब बाहर से लोग वहाँ पर जा सकेंगे। लेकिन अभी सारी ही जो इमिग्रेंट्स थे उनके रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर से बैन नहीं हटाया गया है, अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। जैसे H1B वीज़ा है जो भारतीयों को ज़्यादा मिलता है, जो आईटी प्रोफेशनल्स के लिए होता है, उसके ऊपर से अभी पूरी तरीके से बैन नहीं हटाया गया है। जो एल वीज़ा है, इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वाला वीज़ा, उसको भी अभी पूरी तरीके से बैन नहीं हटाया गया है। आगे देखें तो बात की जा रही है कि जो H1B वीज़ा है वो मैक्सिमम इंडियंस को मिलता है, 70% से ज़्यादा वीज़ा इंडियंस को दिया जाता है। फेसबुक टू इन्वेस्ट 1 बिलियन टू सपोर्ट न्यूज़। ठीक है, तो जो फेसबुक है वो भी कह रहा है कि वो $1 बिलियन देगा जितने भी ये न्यूज़ मीडिया है, हाउसेज हैं, प्रिंट मीडिया है, क्योंकि ये उनका हक बनता है और बहुत समय तक इन्होंने इनके प्लेटफॉर्म्स ने उनके न्यूज़ का यूज़ किया है और उनको उनका बराबर पे नहीं मिला है। ठीक है, तो अभी फेसबुक $1 बिलियन देने की बात कह रहा है। जो रिजर्व्स है श्रीलंका के वो कम हो रहे थे, इसलिए चाइना ने अभी $2.2 बिलियन देने की बात की है। तो जो चाइना का ये डेप ट्रैप वाला सिलसिला है वो जारी है, वो सभी कंट्रीज़ को एक बड़े बड़े डेप्थ दे देता है और फिर वो उनसे उनकी जगहों को लीज पे ले लेता है काफ़ी समय तक और वहाँ पर अपने मिलिट्री हाउस बनाने लगता है। ठीक है, तो ये एक चाइना की पॉलिसी है। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग हिट्स रिकॉर्ड लेवल, तो अब दुनिया में जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग है वो बढ़ गई है। अगर बात करें नंबर 1 पे तो ऐसे है। और अगर बात करें इंडिया की, हमने बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक थी 4th, यानी फायर पावर इंडेक्स में भारत 4th रैंक पे था। यहाँ पर चाइना की तरफ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि चाइना ने अभी 100 मिलियन पीपल को लिफ्ट किया है पॉवर्टी में से। तो पिछले 8 सालों में चाइना ने 100 मिलियन पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है। तो इससे भारत को भी ज़रूर कुछ सीखने की ज़रूरत है और भारत में जो पॉवर्टी फैली हुई है उसको किस तरीके से कम किया जाए उसके ऊपर काम किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्यूल्स के टैक्स बढ़े हैं उसको कट करने की बात की जा रही है स्टेट्स के द्वारा। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो हमारे गवर्नर हैं उनका भी कहना है कि हाँ रेट्स को थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन अभी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि उसके ऊपर फ्यूचर में देखा जाएगा। स्टेट्स कैन मूव फर्स्ट ऑन द फ्यूल टैक्स कट। ठीक है, ये बात बोली जा रही है। और जो बैड बैंक्स हैं जिसको अभी जिक्र किया गया था हमारे बजट में कि हम बैड बैंक्स लेके आएंगे ताकि हमारे जो एनपीएज हैं उसको थोड़ा बहुत रिकवर किया जा सके, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज थी उसके ऊपर इन बैड बैंक्स का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बैड बैंक्स क्या होते हैं, जैसे कि जो एनपीएस बन जाते हैं। एनपीए क्या होता है, सपोज करिए आपने लोन लिया है बैंक से और आप उसको 90 दिनों तक उसको रिटर्न नहीं करते हो, जो डेडलाइन है उसके 90 दिनों तक। ठीक है, तो आपका वो
एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। तो उसके लिए ऐसे बैंक्स बनाए जाते हैं, ऐसी कंपनीज को हायर किया जाता है जो ऐसे फंसे हुए पैसे को रिकवर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वो पूरा पैसा रिकवर नहीं करते हैं। अगर 100 रुपया है तो वो 80 रुपया रिकवर करेंगे और आपको 80 या 70 रुपया देंगे, और ऊपर से जो उनका कुछ परसेंटेज वो बचा लेते हैं और उसमें वो खुद का प्रॉफिट रखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं। और अभी हाल ही में जो बजट आया था उसमें भी जो बैड बैंक है उसको चालू करने की बात की जा रही थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2022 है उसमें 6.8% की कटौती करने की बात की जा रही है। गडकरी अर्ज ऑटो फर्म टू रेज लोकलाइजेशन टू 100%, कि जो हमारे ऑटो फर्म्स हैं उनमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कंपोनेंट्स बनते हैं, वो 100% यानी सारे के सारे ही प्रोडक्ट्स भारत में बने तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भी नितिन गडकरी साहब ने कहा है। तो बस इतना ही था आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं और मिलेंगे हम कल की वीडियो में। चलिए, शुक्रिया।